Dear student, welcome. Today we are going to read a poetry sections poem, fourth number, The Seven Ages of the Man, written by William Shakespeare. As you know, we have poetry section. There are 5 poems. Their names: Noble Nature, A Boy's Song, The Hope, The Seven Ages of the Man, and The Snail. These are 5 poems in our syllabus, and we have to read these poems attentively. And today I am going to teach this poem titled The Seven Ages of the Man, composed by William Shakespeare. At first, we read about the poem. William Shakespeare, 1564 to 1616, was an English poet, playwright, actor and dramatist. विलियम शेक्सपियर, जिसका जीवन काल 1564 से 1616 तक का रहा, जो अंग्रेजी एक कवि, नाटककार, अभिनेता और नाट्यकार रहा. ही इज ऑफन कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन, और उसे प्राय बार्ड ऑफ एवन, बार्ड का अर्थ होता है जो कवि की कविताओं की रचना करते हैं, और हिंदी में शब्दावली में उसके लिए शब्द है कवि, चारण, भाट, बर्ड. और एवन का अर्थ है कवियों का कवि, तो ये कवियों का कवि कहा जाता है इसको. His works include 38 plays, 154 sonnet and 2 long narrative poems. और उसकी रचनाओं में 38 छोटे एकांकी नाटक, 154 सोनेट. सोनेट कहते हैं जो 14 लाइन की छोटी कविता होती है, वो 154 सोनेट्स है. 2 बड़ी नरेटिव वर्णनात्मक बड़ी कविताएं हैं. His plays have been translated into many modern languages are performed the world over. और उसकी जो नाटक है तो कई मुख्य भाषाओं में रूपांतरित या अनुवादित किए गए, जो दुनिया भर में उनका प्रदर्शन किया गया. शेक्सपियर प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ हिज फेमस वर्क बिटवीन 1589 टू 1613. विलियम शेक्सपियर की जो प्रमुख रचनाओं लिखने का काल वो 1589 से लेकर के 1613 तक का रहा. हिज प्ले वर प्राइमली कॉमेडीज, हिस्ट्रीज, ट्रेजेडीज एंड ट्रेजी कॉमेडीज. और उसकी जो नाटक है मुख्य रूप से हास्य नाटिकाएं, ऐतिहासिक नाटिकाएं, दुखांतिकाएं, और दुखांतिकाएं और हास्य नाटकों का मिश्रण इसमें लिखी गई है. हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एज यू लाइक, ये इसकी बड़ी रचनाएं और मुख्य रचनाएं हैं. दिस पोएम इज ए मोनोलॉग टेकन फ्रॉम फेमस शेक्सपियर्स कॉमेडी एज यू लाइक इट. और यह कविता एक मोनोलॉग है. मोनोलॉग का अर्थ होता है एकल संवाद, जिसमें एक ही पात्र होता है, वो खुद ही बोलता है. और ये प्रसिद्ध शेक्सपियर की एक कॉमेडी हास्य नाटिका जिसका शीर्षक है एज यू लाइक इट, उसमें से ली गई है. इट इज स्पोकन बाय मेलनकली जैक्स. और ये लाइनें, इसका एक पात्र है जिसका नाम है जैक्स, और वो हमेशा मेलनकली का अर्थ होता है अ पर्सन हु रिमेन सैड इन मूड. हमेशा वो व्यक्ति उदास रहता है, दुखी रहता है, तो दुखी रहने वाला जैक्स के द्वारा ये लाइनें बोली गई है. और ये लाइनें एज यू लाइक में एक्ट नंबर 2 और उसका सीन नंबर है 7, उसमें से लाइनें ली गई, वहां से बोली गई है. According to the poets, man's life can be divided into 7 ages. कवि के अनुसार व्यक्ति के जीवन को 7 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है. इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, पेंडुलम एंड द ओल्ड एज. और ये 7 अवस्थाएं हैं, जिसमें उसने पहला बताया है इन्फेंट यानी कि नवजात शिशु, दूसरा स्कूल बॉय विद्यार्थी जो बालक स्कूल जाने वाला बालक, तीसरा है लवर प्रेमी,
चौथा है सोल्जर, एक सैनिक, पांचवा है जस्टिस जो न्यायाधीश है या जज है, और पांचवे का आगे छठी अवस्था है पेंटेलोन, जिसका अर्थ होता है एक कमजोर व्यक्ति, बिल्कुल एक मस्करे जैसा दिखने वाला, जोकर जैसा दिखने वाला, मुंह का शिकार भी कहा जा सकता है। और अगली अवस्था है वो ओल्ड एज, सातवीं, और उस ओल्ड एज को इस कविता में कवि ने कहा है कि उसको दूसरा बचपन भी कहा गया, सेकंड चाइल्ड एज भी कहा गया है। It is the one of the Shakespeare's often quoted monologues written in the iambic pentameter। और यह कविता शेक्सपियर के जो रचनाएं हैं उनमें से एकल जो संवाद है, इनमें एम्बिक पेंटामीटर, यानी कि एम्बिक पेंटामीटर का होता है पंचपदीय कविता में 5 लाइनों का एक पद के क्रम में लिखा गया है। Many writers from the Pythagoras to present day have compared the world to a stage। कई लेखक जो पाइथागोरस से लेकर के वर्तमान तक इस दुनिया की तुलना एक स्टेज से की गई है, एक मंच से की गई है। तो ये इस प्रकार से अबाउट द पोइम और अबाउट द पोइट है। और अब हम पढ़ेंगे इस पोइम को। तो इस पोइम में पढ़ने से पहले कुछ शब्द है, कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनके अर्थ हमको जान लेने चाहिए, जैसा कि हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे दिया हुआ है। और इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा ग्लोसरी दी हुई है, इसमें है ये। तो पहला है म्यूलिंग एंड पकिंग। जो छोटा बालक है वो बिल्कुल एकदम से मिमियाते हुए, छोटी म्यूलिंग का अर्थ होता है बिल्ली की आवाज, बहुत धीमी आवाज में रोता है। फिर दूसरा है विनिंग, जिसका अर्थ होता है कंप्लेनिंग एंड ग्रम्बलिंग, शिकायत करते हुए, बड़बड़ाते हुए, रोते हुए। फिर है सैचल, सैचल का अर्थ होता है जो विद्यार्थी अपने पीठ के पीछे थैला लेकर के जाता है, स्कूल बैग के लिए आया है। फिर है स्नेल, स्नेल कहते हैं वेरी स्लो मूविंग ऑर्गेनिज्म, एक छोटा सा जंतु होता है जिसे घोंगा कहा जाता है, वो धीमी गति से जाता है। फिर है फर्नेस, फर्नेस है जिसको भट्टी कहा जाता है, जिस पर कोई वस्तु पड़ी जाती है, जिसमें भट्टी में आग लगाई जाती है टेम्परेचर हीटिंग के लिए। फिर है पार्ड, पार्ड के लिए शब्द है, प्राचीन शब्द है लियोपर्ड, तेंदुआ, और पैंथर के लिए। फिर है कैनन, कैनन इज नाउन, और कैनन का अर्थ होता तो ए पीस ऑफ आर्टिलरी दैट यूजेस एक्सप्लोसिव, सेना का जो तोप है उसके लिए है। फिर है साज, जो एक प्रोवर्ब है, कहावत है। फिर है पेंटेलून, जिसका अर्थ होता है बहुत ही मूर्ख, वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, कमजोर होता है व्यक्ति। फिर है हौज, हौज यहाँ आया है, वो आया है पायजामा के लिए, जो पहले इस घुटनों से ऊपर तक का पहना जाता था और जो अपनी कमर तक, घुटनों से कमर तक का है। फिर है पाउच, पाउच का अर्थ होता है वैसे तो कोई पैकेट, लेकिन यहाँ है जो अपनी जो बुढ़ापे में स्किन या जो चमड़ी लटक जाती है उसके लिए आया है। फिर है सैंक, शैंक यहाँ पर उस कवि की पतली टांगों के लिए आया है, कमजोर। ट्रेबल, जो उसकी आवाज है वो कम हो जाती है, बार बार वो बोलता है, कमजोर आवाज है। सेंस, जिसका अर्थ होता है बिना, विदाउट। और कैपन, कैपन है जो प्राचीन अंग्रेजी में लिखा जाता था जो मुर्गा और मुर्गी के लिए, लेकिन विशेष तौर से लिखा है मेल चिकन, नर चूजे के लिए आया है। तो अब हम ये शब्दावली ग्लोसरी पढ़ने के बाद में इस कविता को मैं पढ़ रहा हूं और हम लोग सभी ध्यान करेंगे। तो इसका टाइटल है जैसे ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। अब आप लोग यहाँ देख रहे होंगे वर्ड के बाद में अपोस्ट्रोफी और एस लगा हुआ है। तो इसके दो अर्थ होते हैं, एक होता है अपोस्ट्रोफी एस का अर्थ होता है जिसमें होता है ओ, का, के, की, रा, देरी, पोजीशन के लिए, लेकिन यहाँ पोजीशन नहीं है, यहाँ यह शब्द है इज, वर्ल्ड इज ए स्टेज। और ये इसलिए लिखा है कि इन दिस लाइन देयर इज ए फिगर ऑफ स्पीच, और वी कैन से इन दिस वे दिस पोएम बिगन विथ ए फिगर ऑफ स्पीच that we can, that it is example of simile, जिसको हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं, उसका उदाहरण है। तो इसने शुरुआत में लिखा है कि ऑल द वर्ल्ड इज a stage and all the men and women merely players।
they have their exits and their entrances, and one man in his time play many parts, his act being 7 ages. तो यहां तक अपना ये पहला पद पूरा हुआ, जिसमें कहता है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज. स्टेज कहते हैं मंच, रंगमंच. कवि कहता है कि ये दुनिया एक मंच है, यानी कि इसने उसकी तुलना की है, दुनिया की तुलना एक मंच से की है, और ये पहली लाइन में इस उपमा अलंकार का उदाहरण है. एंड ऑल द मैन एंड वीमन मियरली प्लेयर्स. और आगे वो कहता है कि इस दुनिया में जो सभी पुरुष और महिलाएं, मियरली का अर्थ होता है ओनली, प्लेयर्स केवल पुरुष और महिलाएं, इसके केवल जो उसमें भाग लेने वाले, प्लेयर का अर्थ खिलाड़ी भी होता है, भूमिका अदा करने वाला अभिनेता भी होता है. तो वो कहता है कि सभी पुरुष और महिलाएं केवल इसके भूमिका अदा करने वाले हैं. दे हैव दियर एग्जिट्स एंड दियर एंट्रेंसेस. एग्जिट्स का अर्थ होता है बाहर निकलना, और एंट्रेंसेस का अर्थ होता है प्रवेश करना. लेकिन यहाँ एग्जिट का अर्थ बाहर निकलना नहीं है, यहाँ एग्जिट का अर्थ है डेथ, और एंट्रेंसेस का अर्थ होता है बर्थ. तो हर व्यक्ति अपने अपने समय में, अलग अलग समय में जन्म लेता है, और वो अपना ये दुनिया में अपना काम करके वापस चला जाता. तो उनके लिए आया है ये कि हर व्यक्ति एक साथ तो नहीं जन्मता है, तो अपने अपने समय आते हैं और जाते हैं. उनका अलग अलग समय में जन्म होता है और उनकी मृत्यु होती है. एंड वन मैन इन हिज टाइम प्ले मैनी पार्ट्स, हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस. और एक व्यक्ति को अपने जीवन में अनेक प्रकार की भूमिकाएं अदा करनी पड़ती है, और वो भूमिकाएं जिनको 7 अवस्थाएं, 7 उसकी जो एजेस है, युग है, वो कहा गया है. तो इस प्रकार से ये 7 में से एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन हिज नर्स आर्म्स. पहली अवस्था है वो है इन्फेंट की. इन्फेंट का अर्थ होता है शिशु या नवजात बालक, जो अपनी नर्स, यहां पर नर्स के बाद में अपोस्ट्रोफी, तो यहाँ इसका अर्थ है कागे की रारेरी. तो ये परिचायिका की बाहों में, उसकी बाहों में वो रोता है. म्यूलिंग का अर्थ होता है रोता है, और पकिंग का अर्थ होता है वोमिट. वोमिट यानी उल्टी करता है. उस परिचायिका की बाहों में वो रोता है और उल्टी करता है. देन द विनिंग स्कूल बॉय. फिर दूसरी अवस्था है विद्यालय जाने वाला बालक, विथ इन सैचल. सैचल मीन्स स्कूल बैग, जो अपने स्कूल का बैग लिए हुए, पीठ पे लटकाए हुए विद्यालय जाता है. एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल. और सवेरे जब वो उठता है तो उसका चेहरा, शाइनिंग मॉर्निंग फेस, सुबह जब उठता तो उसका चेहरा एकदम से फ्रेश होता है, चमकने वाला होता है, उत्साह होता है, प्रसन्नचित होता है. बाद में जब वो विद्यालय जाता है तो क्रीपिंग का अर्थ होता है रोते हुए, अनमने मन से. लाइक स्नेल कहते हैं घोंघा जो बहुत धीमी गति से जाता है, तो उसकी तरह धीरे धीरे विद्यालय को बिना मन, अनविलिंगली टू स्कूल. विल का अर्थ होता है इच्छा, विलिंगली यानी इच्छा पूर्वक, और अनविलिंगली ये उसका ऑपोजिट है, जिसका अर्थ होता है बिना मन से वो विद्यालय जाता है. एंड देन द लवर. फिर ये तीसरी उसकी अवस्था है जो प्रेमी की होती है. साइंग लाइक फर्नेस विथ वोफल बैलेट मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो. इस प्रेमी की अवस्था में यह बताया गया कि वो प्रेमी की अवस्था में साई का अर्थ होता है आए भरना, और एक भट्टी के समान वो आए भरता है, तपता है. और फिर वो अपनी मिस्ट्रेस का अर्थ होता है मालकिन, लेकिन यहाँ है उसकी बिलव, प्रेमिका, उसकी आईब्रो के लिए वो गीत गाता है. बैलेट का अर्थ होता है वैसे बड़ी कविता, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है उसकी प्रेमिका के लिए वो फल का अर्थ होता है, हम लोग इसको कह सकते हैं सैड सॉन्ग, दर्द भरे गाने गाता है अपनी प्रेमिका के लिए. देन ए सोल्जर. फिर चौथी अवस्था है वो एक सैनिक की, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, जिसमें वो विभिन्न प्रकार की ओथ कहते हैं शपथ लेना. ओथ के लिए प्लेज है, ओथ है, प्रॉमिस है. ये
विभिन्न प्रकार की वो शपथ लेता है, कसम खाता है देश की रक्षा के लिए। ऐसी वो शपथें, ऐसे वो कसम, ऐसी वो वादा करते रहता है। एंड बेयर्ड लाइक द पार्ट, बेयर्ड कहते हैं दाढ़ी, और उसकी दाढ़ी पार्ड यानी लिए पार्ड, तेंदुए की तरह है। जेलस इन ऑनर, और वो अपने थोड़े से सम्मान के लिए मन में ईर्ष्या रखता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, और वो थोड़े से मान सम्मान के लिए सडन एंड क्विक, अचानक और बहुत तेजी से, थोड़ी सी बबल रेपुटेशन कहते हैं थोड़ी सी बबल का आता था बुलबुला जो क्षण भर में खत्म हो जाता है, तो क्षण भंगुर जिसके लिए हो सकता है उस प्रतिष्ठा के लिए भी वो इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन कहते हैं तो वो तोप के मुंह में भी जाने के लिए तैयार होता। तो इस पद में सैनिक की जो चरित्र है फुर्तीला होता है, सम्मान के लिए अपने मन में, प्रतिष्ठा के लिए, स्वाभिमान के लिए तत्पर रहता है, थोड़ी सी स्वाभिमान के लिए मरने को तैयार हो जाता है। तो ये सैनिक के बारे में इस पद में। अगला है देन ए जस्टिस का अर्थ होता है एंड देन द जस्टिस इन द फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपन लाइन। अब वो आगे पांचवी अवस्था में बात करता है जस्टिस कहता है न्याय करने वाला। तो उसकी भूमिका में वो कहता है कि इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपन लाइन, कि उसकी फेयर राउंड बेली का अर्थ पेट, जिसका तौन निकला हुआ पेट है, और जिसमें कैपन कहते हैं जो मुर्गा है, नर चूजा इसमें दिया हुआ कोई में उसके लिए है, तो उसके पेट में नर चूजे समाये हुए हैं। तो इस लाइन का भाव है वो रिश्वत लेता है और उस रिश्वत रूपी नर चूजों से उसका पेट भरा हुआ है। विथ आईज सेवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और सेवियर का अर्थ है गंभीर, सीरियस, अनुभवी। तो इस कविता में इसका अर्थ है उसकी अनुभवी आंखें हैं, यानी कि उसे बहुत ज्यादा अनुभव है, और उसकी दाढ़ी में फॉर्मल कट लगा हुआ है, फुल ऑफ वाइज साज एंड मॉडर्न इंटेंस, और उसमें वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान, तो बुद्धि से भरी हुई साज यानी जो प्रोवर्ब है, सेइंग है, कहावतें हैं वो जानता है, और वो उसी के साथ आधुनिक उदाहरण भी जानता है। तो एक न्यायाधीश के रूप में उसके ये बारे में, चरित्र के बारे में कहा गया है कि उसकी तौंद है वो बड़ी है और उसे बड़ा अनुभव है, उसकी दाढ़ी फॉर्मल कट है और वो आधुनिक कहावतें और उदाहरण जानता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट्स, और फिर वो इस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करता है। एंड द नेक्स्ट इज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटलून with spectacles on nose and pouch on side. His youthful horse well saved a world too wide for his sank and his big manly voice. और अगली जो छठी अवस्था है वो है पेंटलून की, जिसमें वो व्यक्ति बड़ा कमजोर हो जाता है, वृद्धता की ओर जाता है, और उसमें उसने लिखा है कि लीन यानी कमजोर हो जाता है, स्लीपर्ड जो चप्पलें पहने हुए रहता है, कमजोर व्यक्ति है जिसके चश्मा लगा हुआ है, और पाउच ऑन साइड, पाउच का अर्थ होता है पैकेट, लेकिन यहाँ है उसकी जो चमड़ी है साइड में लटकी हुई है बुढ़ापे के कारण। और उसने जो अपने जवानी में जो उसका हौज होता है, वैसे तो मूल इसका अर्थ है वो होता है पुराने समय में, अंग्रेजों के समय में बड़े बड़े मोजे थे, लेकिन इसकी कविता में आया हुआ एक ऐसा वस्त्र है जो घुटने से लेकर के कमर तक पहना जाता है उसके लिए। तो वो उसके जो उसने बचा करके रखे हैं वेल सेव्ड, जो अच्छी तरह से उसको रखा हुआ है बचा करके। अब उसके लिए ये वाड़ा जो है वो चौड़ा हो रहा है, वाइड यानी बड़ा हो रहा है, जबकि वो कमजोर होने के कारण वो छोटे, उसके जो शरीर है वो पतला हो गया, कमजोर हो गया, इसलिए वो उसके लिए बड़ा हो रहा है। फॉर हिज श्रंक एंड सैंक, श्रंक यानी सिकुड़ी या पतली टांगे, कमजोर टांगे, या सैंक इस टांग के लिए है,
तो उसकी जो पतली है कमजोर टांगे है वो उसके लिए छोटी पड़ रही है। एंड इज बिग मैनली वॉइस, और जो उसकी जब वो युवा था उस समय उसकी आवाज मैनली, मैनली का अर्थ क्या है, मैन का अर्थ होता है पुरुष, और ये मैनली ये क्या है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है जो उसकी मर्दानी आवाज, इसका गुण है वो इसका मर्दानी आवाज है वो गायब हो जाती है, वो चली जाती है। And this is the last stage. Sixth is in this is big manly voice turning again toward childish treble pipes. फिर वो कहता है उसकी वो मर्दान की आवाज है वो बच्चों जैसी, जैसे बच्चे बोलते हैं तो उनके दांतों में से जैसे हवा निकलती है उसी प्रकार उसके दांतों में से दांत नहीं इसलिए आवाज साफ नहीं आती है, हवा निकलती है। एंड विशल्स इन हिज साउंड, विशल ये इसमें टी साइलेंट है तो ये कासल विशल, तो इसमें विशल का अर्थ होता है सीटियां बजना, जब भी वो बोलता है तो उसकी आवाज से सीटी बजती है। एंड लास्ट सीन ऑफ ऑल, और ये अब अंतिम अवस्था है सब में से, दैट एंड इज स्टेज इवेंटफुल हिस्ट्री, और इस सातवीं अवस्था में इस युग में इस स्तर में उसकी जो जीवन की हिस्ट्री है, जो उसका इतिहास है, जो विचित्र विभिन्न प्रकार के अनुभवों से भरा हुआ है वो यहाँ आते आते शेष में समाप्त होता है। इज सेकंड चाइल्डिशनेस, और इस अवस्था को दूसरा बचपन कहा गया है कि ये अवस्था जो लास्ट अवस्था है ओल्ड एज है जिसे दूसरा बचपन कहा गया है, सेकंड चाइल्डनेस कहा गया है। एंड मियर ओब्लिवन सेंस टीथ सेंस आईज एंड सेंस टेस्ट एंड सेंस एवरीथिंग, और इस अवस्था में केवल ओब्लिवन का अर्थ होता है विस्मृति, जो कुछ भी उसे याद नहीं, सब कुछ भूल जाता है, तो अब केवल उसमें विस्मृति है, कुछ याद नहीं है। सेंस टी, सेंस का अर्थ होता है के बिना, विदाउट, दांत है नहीं, दृष्टि कमजोर हो गई है और उसे किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं रहता है और उसके सब कुछ खो देता है। और इन दिस वे ही इज रेडी टू गोज इनटू द हेवन, तो उसकी अंतिम जो अवस्था है वो है ओल्ड एज या सेकंड चाइल्डनेस कहा गया है। अब इसमें छोटे छोटे प्रश्न है जो हम लोग अपने इस कविता को जैसा पढ़ा है उसके आधारित है, तो होमवर्क में हम लोग इसकी करने का अभ्यास कर सकते हैं। दिया हुआ है जो ट्रू फॉल्स है, इसको कविता को जैसे पढ़ा है तो उसमें से देख करके कि कौन सा इसमें ट्रू फॉल्स है वो इसमें प्रश्न पहला है उसमें ये पढ़ करके लिखना है, करना है। और फिर दूसरा आपके इसका टाइप है जिसमें एसएटी टाइप क्वेश्चन है, छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं और वो प्रश्न क्रमांक है 20 जिसमें 4 प्रश्न है वो कीजिएगा। छोटे छोटे प्रश्न है जैसे 2-3 प्रश्नों की बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि हु इज कंपेयर्ड विद ए लियोपर्ड, लियोपर्ड से किसकी तुलना की गई है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो 34 है जो सोल्जर वो उसकी तुलना है वो लियोपर्ड से की गई, तो इसमें हम लिखेंगे सोल्जर इज कंपेयर्ड विद ए लियोपर्ड। दूसरा लिखा हुआ व्हाट इज द रोल ऑफ ए नर्स, उस नर्स का क्या भूमिका रहती है। तो जैसा हमने पढ़ा है एज वी रीड की रोल सी इज टू लुक आफ्टर इन्फेंट, वो छोटे बच्चे की देखभाल करती है, उसे वो पालन पोषण करती है, उसकी देखभाल करती है, टेक केयर करती है। हु साइज लाइक ए फर्नेस, फिर अगला प्रश्न है कौन आए भरता है, तो उसके लिए हमने तीसरी जो अवस्था पढ़ी है जिसका दिया हुआ है लवर, तो लिखेंगे तो उसका उत्तर हो जाएगा लवर साइज लाइक ए फर्नेस। एंड चौथा है व्हाट एज स्टेज डज ए मैन वेयर स्पेक्टिकल एट हिज नोज, कि कौन सी अवस्था में व्यक्ति अपने नाक पर चश्मा पहनता है, कमजोर हो जा रहा था। तो हमने जैसा पढ़ा है कि छठी अवस्था
उस अवस्था में वो चश्मा पहन लेता है, उसकी दृष्टि कमजोर हो जाती है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न है और इसी प्रकार आप पीछे बचे हुए उनका करने का अभ्यास कर सकते हैं, इसकी थीम का भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये विलियम शेक्सपियर की 7 एजेस ऑफ द मैन वो पढ़ाइए और आप लोग थोड़ा अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे तो जरूर इसमें अच्छा हो सकता है और होगा निश्चित रूप से। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इसको पढ़ा और पढ़ेंगे, इसके लिए धन्यवाद।